दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और मौत का ऊपर। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है इंस्पेक्टर मनोज और जिंदा मौत। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। इंस्पेक्टर मनोज का फोल्डर है, उसके अंदर ये ऊपर जो स्टोरी दे रखी है यहाँ पे, ये पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी कॉमिक्स, और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। अब मैं आगे से पढ़ता हूँ। फिर कुछ मिनट यूं ही बीत गए। इस बीच दूसरी ओर से कोई फायर नहीं हुआ। इस खामोशी का क्या अर्थ लगाया जाए सर? वह इस ताक में है कि कब हम पेट की ओर से बाहर निकले और कब वह हमारी खोपड़ियों में सुराख कर सके। कहीं ऐसा न हो सर कि हम यहाँ सर छुपाए बैठे रहे और वह भाई साहब फरार हो ले। कभी कभी तो तुम बात अक्लमंदी की करते हो हवलदार। आप ही का तो असिस्टेंट हूँ सर। जो कुछ भी सीखा आप ही से सीखा है। तभी सर उधर देखे वह भाग रहा है। दोनों ने फायर किए, धौएं धौएं, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। ओह, निकल गया। हमें उसका पीछा करना चाहिए सर। बेकार है, जब तक हम जीप तक निकल पहुंचेंगे वह जाने कहाँ का कहाँ निकल चुका होगा। वैसे भी उस ओर से रास्ता काफी संकरा है, जीप न जा सकेगी। ओह, कितना चतुर था वह। कदाचित वह विनोद ही था। वायरलेस पर पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस के गश्ती वाहनों को अजनबी मोटरसाइकिल सवार के बारे में सूचना देकर इंस्पेक्टर मनोज और हवलदार उस स्थान तक पहुंचे जहां से कुछ देर पहले उस अजनबी ने गोलियां चलाई थी। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं सर? कोई ऐसा सूत्र जो उस फरार अजनबी की शिनाख्त में सहायक सिद्ध हो सके। तुम भी देखो, शायद कोई ऐसी वस्तु मिल ही जाए। अरे, यह क्या पर्स सा लगता है। वीर बहादुर ने पर्स उठाकर खोला तो सर, यह देखे विनोद का पर्स। इसमें उसका फोटो भी है। अब यह बात निश्चित हो गई है कि वह भागने वाला अजनबी विनोद ही था शायद। चलो अब चलते हैं, यहाँ रुकना बेकार है। इन सब अपराधों का मास्टरमाइंड, मुख्य सरगना विनोद ही है। आज में उसके खिलाफ दो सबूत एक साथ मिले हैं। पहला, जीप में पड़ा उसका ड्राइविंग लाइसेंस, और दूसरा वह पर्स। अब किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है सर। नहीं, तुम उल्टा सोच रहे हो वीर बहादुर। विनोद का इन तमाम घटनाओं से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इन सबूतों के मिलने के पश्चात भी जीप स्टार्ट करो। इस संबंध में मैं तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर जाकर सब समझाऊंगा। हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्होंने वर्दियां पहन ली, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह अपराधी विनोद नहीं हो सकता। अब तक हुई घटनाएं यही साबित करती है कि अपराधी बेहद चालाक है और उसका आपराधिक स्तर बहुत ऊंचा है। वह अपने षड्यंत्र भेद कुशलता और पूरे नापतोल के साथ रचता है। ऐसे सतर्क अपराधी एक ही स्थान पर अपने खिलाफ दो ऐसे सबूत छोड़ जाए जो कि उसे सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचा दे। जस्ता नहीं, मगर इत्तेफाक भी तो हो सकता है सर। इत्तेफाक से एक निशानी छूट सकती है, मगर एक साथ दो नहीं। फिर इतना तो स्पष्ट है ही कि ये सब अपराध दौलत के लिए किए जा रहे हैं, जबकि दौलत विनोद के पास इतनी है कि उसकी 7 पीढ़ियां भी खुले दिल से लुटाए तो समाप्त न हो। समझा, लेकिन सर मैं पहले इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं समझ सका? इसलिए कि तुम हवलदार वीर बहादुर हो। तुम केवल वह देखते हो, वह सोचते हो जो सामने दिखता है, और जो अस्पष्ट होता है वह बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। सुनो सर, सर्वप्रथम तो हमें यह निश्चित करना होगा कि शंकर, राजू और कालू की हत्या भी उस श्रृंखला के अंतर्गत हुई है जिसमें 8 अणु वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और बाद में सेठ गरीबदास की हत्या हुई है। पहले तो भी फोटो में जिन 9 महान हस्तियों की हत्या हुई उससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसी हत्या को शत्रु देश ही करवा सकता है जिसे भारत की उन्नति से सख्त चिढ़ हो। जबकि सेठ गरीबदास की हत्या अपराधी को दौलत न मिल सकने के कारण हुई है, जैसा कि उस पत्र से स्पष्ट था। प्रगति मैदान में शहर के मशहूर सेठों का जमघट भी इस बात को प्रमाणित करता है। एक बात और भी महत्वपूर्ण है, वह ऐसा कौन सा रास्ता जिसे पुलिस तक पहुंचाने की धमकी राजू और शंकर ने विनोद को दी थी। संभवतः नौकर कालू भी उस राज से वाकिफ हो, इसलिए पुलिस से उस तक पहुंचने से पहले ही वह कत्ल कर दिया गया। और उसने अचानक बात समाप्त करके इंस्पेक्टर मनोज की ओर देखा, जो बेहद परेशान लग रहा था। अरे, ये तो मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं बेकारी भोगता चला जा रहा हूँ।
मैंने आपको कभी भी इस कदर उलझनों में घिरे नहीं देखा सर। सचमुच मैंने अपने पूरे पुलिस कैरियर में अपने आप को इस कदर असहाय और बेबस महसूस नहीं किया जितना कि इस केस में कर रहा हूं। रॉकी के बारे में आपका क्या ख्याल है? रॉकी, उसके बारे में मेरा एकमात्र विचार यही है कि हत्यारे ने उसे अपने किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाड़े पर लिया होगा और अपना काम पूरा होते ही उसने उसे हमेशा के लिए अपने मार्ग से हटा दिया। सर, रॉकी शादीशुदा था। उसकी एक सुंदर बीवी भी है जिसके पिता हिंदुस्तान के एक बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उनका नाम डॉक्टर जेपी शुक्ला है। अरे, यह कैसे संभव हुआ? एक महान डॉक्टर की बेटी एक नामी गुंडे की पत्नी, बड़ी विचित्र बात है। इश्क इंसानी जिंदगी में इश्क एक फरेब है। इसी फरेब में फंसकर आबा, रॉकी की बीवी, उसे दिल दे बैठी और अपने पिता के सख्त विरोध के बावजूद उसने रॉकी जैसे बदनाम गुंडे से शादी कर ली थी। और क्या जानते हो आबा के बारे में? एक बार रॉकी को रात भर हवालात में रखा गया था। तब उसी ने अपने मुंह से बताया था कि जिंदगी में उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। उसने नियत थे कबला को 4 बदमाशों से बचाया था जो उसकी इज्जत लूटना चाहते थे। इस हादसे में उसे चाकू के दर्जनों घाव भी आए थे। कदाचित रॉकी की उसी बहादुरी ने आबा के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया होगा। मेरा ख्याल है मैं आबा से अवश्य मिलना चाहिए। मेरा दिल कहता कि वह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य बता सकेगी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। आओ चलें। जल्दी वे रॉकी के घर पहुंच गए। बैल बजाती वहां समस्त अंधेरा फैल गया। लगता पावर स्टेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है। अभी आई रॉकी डार्लिंग। अगले पल द्वार खुलने के साथ ही, रॉकी माय लव, तुम लौट आए। हवलदार वीर बहादुर क्षण भर के लिए बौखलाया मगर फिर तुरंत ही संभल गया। भावावेश में आबाद द्वारा कही जाने वाली बातें लाभप्रद साबित हो सकती थी, इसलिए वह मूर्ति सा बना खड़ा रहा। तुम्हारी सौगंध रॉकी, आज मैं तुम्हारे जाने के पश्चात से यूं हुई तुम्हारे लिए बहुत बेचैन सी रही। यूं लगता था जैसे कोई भारी अनिष्ट होने वाला है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें सकुशल लौटाया देखकर मेरी सारी घबराहट जाती रही है। तुमने वादा किया था कि यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी गुनाह होगा। तुम्हें मेरे पैर की सौगंध, अपना वचन निभाना। पूरे 2 मिनट की अवधि तक वह अत्यंत भावुक सी हवलदार के सीने से लगी रही। लेकिन जब फिर से रोशनी होगी तब तुम पुलिस? यस मैडम, पुलिस। मगर रॉकी, वह कहाँ है? वह सकुशल तो है ना? लेकिन वे दोनों खामोश रहे। कुछ बोलो, चुप न रहो। यह चुप्पी मेरे लिए ऐसा है। वह गिरफ्तार हो गया है या फरार हो गया है? कुछ तो कहो। उसका कत्ल कर दिया गया मैडम। नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते रॉकी। तुम लौट कर आने का वादा करके गए थे रॉकी। यह तो बहस होगी सर। यह रॉकी से बेहद प्यार करती है। जाने उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त भी कर सकेगी या नहीं। इसे भीतर ले चलो। काफी यत्नों के बाद उसे होश में लाया जा सका। देखे मिसेज रॉकी, मैंने आपसे जो कहा वह झूठ था। वास्तव में हुआ बस इतना है कि रॉकी को पुलिस ने अपराध करते रंगे हाथों पकड़ लिया है। क्या सच्चाई यही है? ओह थैंक गॉड। इंस्पेक्टर, आपके इन शब्दों ने मुझे जीवन दान दिया है। ठहरिए, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। बैठी रहिए मिसेज रॉकी। लेकिन आपने मुझसे इतना भयानक झूठ क्यों बोला इंस्पेक्टर? इसलिए कि रॉकी को राजधानी में हुई दर्जनों नरसंस हत्याओं में लिप्त माना जा रहा है। अगर वह जुबान नहीं खोलता है तो उसके लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। अगर आप इस बारे में कुछ जानती है तो हमारी मदद कीजिए। हम वादा करते हैं कि रॉकी को सरकारी गवाह बनाकर साफ बरी करवा देंगे। मैं भला अपराधी के बारे में क्या जानती हूँ? हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि कल शाम विनोद नाम का कोई व्यक्ति अवश्य हमारे घर आया था। विनोद? हाँ, अगर मैं गलती नहीं करी तो उसने अपना यही नाम मेरे पति को बताया था। करीब आधे घंटे बाद चला गया था। उसके जाने के पश्चात मेरे पति बहुत खुश नजर आ रहे आए तो मैं शंकित हो उठी थी। मेरे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें शहर के कुछ रईसों से दौलत इकट्ठी कर विनोद तक पहुंचानी है। उसके बदले में उन्हें 5 लाख मिलने वाले हैं। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार। क्या मैं रॉकी से मिल सकूंगी? जी नहीं देवी जी, क्योंकि रॉकी को उसी रहस्यमय अपराधी ने कत्ल कर दिया है जो आपके कहे अनुसार विनोद था। क्या?
जी हाँ बाजी, आशा आप इस बार बेहोश नहीं होगी। आओ हवलदार धोखेबाज। बाकी प्रतिक्रिया देखे बिना मनोज हवलदार के साथ बाहर आ गया। सर आपका व्यक्तित्व भी अजीब है, आपने सब समझ जाओगे। पहले हवलदार, वह औरत जिस सफाई से एक झूठी कहानी हमें सुनाती रही, उससे मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। झूठी कहानी? हाँ, तुम जीप में बैठो, मुझे एक फोन करना है। हेलो टेलीफोन एक्सचेंज, मैं इंस्पेक्टर मनोज बोल रहा हूँ। सुनो, टेलीफोन नंबर 221-271 पर कोई कॉल आए अथवा वहां से कोई कॉल की जाए तो टेप कर लीजिए। ओके इंस्पेक्टर मनोज, धन्यवाद। इसके पश्चात दूसरा निर्देश इंस्पेक्टर मनोज ने जीप में लगे वायरलेस से हेडक्वार्टर को दिया। हाँ, राम सिंह को तुरंत सिविल ड्रेस में B4 जगत विहार पर तैनात कर दिया जाए। वायरलेस उसके पास होनी चाहिए और वह हर 10-10 मिनट तक बाद मुझे रिपोर्ट भेजता रहे। ओवर। यस सर, ओवर। सर आपने आप भावों को किस आधार पर संदेह में लिया है? केवल उसके चेहरे पर उतराए भावों के कारण मुझे लगा कि उस युवती में झूठ बोलने की जबरदस्त कला है। केवल इसी आधार पर तुम्हें बहुत जल्दी सच्चाई का पता चल जाएगा। और अब जीप टेलीफोन एक्सचेंज की ओर ले चलो। वैसे मैं जानता हूँ हवलदार वीर बहादुर कि तुम मेरी कार्य प्रणाली पर आश्चर्य कर रहे हो, मगर क्या क्या करूं, परिस्थितियां ही ऐसी है। तुम ही सोचो, क्या कोई भी लड़की घर के दरवाजे के बाहर ही किसी के सीने से लगकर 2 मिनट तक अनाप शनाप बक सकती है? वह मुझे अपना पति समझ रही थी, इसलिए। हा हा हा, पति? जबकि तुम्हारे और रॉकी के शारीरिक ढांचे में जमीन आसमान का अंतर है। रॉकी तुमसे कम से कम आधा फीट लंबा है और काफी तगड़ा भी है। बेशक वहां घोर अंधेरा था, मगर सोचो, क्या एक पत्नी अपने पति के सीने से लगने के पश्चात उसे नहीं पहचानेगी, और वह भी पूरे 2 मिनट तक? इस दौरान वह बेहद गोपनीय बातें भी करती रही, जो किसी बंद कमरे में ही की जा सकती है। वो सचमुच ही बड़ी विचित्र हरकत की उसने। इसका मतलब उसका बेहोश होना भी एक नाटक था। निस्संदेह उसने योजनाबद्ध तरीके से पुलिस को विश्वास में लेकर विनोद के लिए जबरदस्त संदेह पैदा करने की चेष्टा की थी। वे टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर मनोज का विचार कितना ठीक है। सचमुच उस अप्रत्याशित व्यवहार का कोई गहरा ही अर्थ हो सकता है। सब कुछ किसी खास योजना के तहत किया गया है। अगले पल डायरेक्टर ऑफ टेलीफोन्स M.K. बादवा। खटखट। कम इन। डायरेक्टर बादवा साहब इंस्पेक्टर मनोज के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। मनोज को देखते हुए तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए। हेलो मनोज, शुक्र है तुमने आज काम से ही मगर याद तो किया। मैं माफ करना यार, आजकल अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बस फुर्सत ही नहीं मिल पाती। तुम पुलिसों के पास तो यह एक पेटेंट बहाना है जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। खैर, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारे आगमन की सूचना मुझे रिसेप्शनिस्ट से मिल गई थी। अभी टेप रिकॉर्डर यहीं आ जाएगा, तुम सब रिकॉर्डिंग सुन लेना। ओह थैंक यू। तभी एक व्यक्ति टेप रिकॉर्डर लिए कैबिन में आया। मिस्टर श्याम, इंस्पेक्टर मनोज को उस फोन की रिकॉर्डिंग सुनवा दीजिए। यस सर। शीघ्र टेप रिकॉर्डर से आवाजें उभरने लगी। डैडी, ओ अब आप बोलो बेटी, क्या बात है? डैडी, आपके आदमी ने ठीक समय पर उनके पहुंचते ही अंधेरा कर दिया था। मैंने भी आपके निर्देश अनुसार एक्टिंग की थी, मगर न जाने कैसे इंस्पेक्टर मनोज ताड़ गया। ताड़ गया? क्या मतलब? मतलब तो मैं भी कुछ विशेष न समझ सकी डैडी, मगर जाते समय इंस्पेक्टर मनोज ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, उससे प्रतीत होता था कि उसे मेरी कहानी झूठी लगी तथा विनोद के बारे में कही गई बातों पर उसे तनिक भी विश्वास नहीं हुआ है। वो चिंता न करो, बस इंस्पेक्टर से भी निपट लेंगे। आगे कहो। डैडी, मुझे आपसे एक शिकायत है। आपने रॉकी का कत्ल कर दिया, जबकि आपने आश्वासन दिया था कि उसे जान से नहीं मारेंगे। वह जैसा भी था, मेरा पति था। उसने एक दिन अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी की लाश बचाई थी। नाराज न हो मेरी गुड़िया, उसे कत्ल करना मेरी मजबूरी थी। कमबख्त ने काम ही ऐसा किया था। जरा होल्ड करो। क्या हुआ डैडी? कुछ गड़बड़ लगती है। फिर काफी देर तक टेप खाली घूमती रही। बोलो हवलदार वीर बहादुर, अब क्या कहते हो? आपने उस नागिन को उचित समय पर पहचान दिया सर। देश का विख्यात हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला एक नरसंस हत्यारा निकलेगा, यह तो कोई सोच भी नहीं सकता।
तभी रिकॉर्डर से फिर आवाज गूंजी, आबा तुम्हारे घर पर नियुक्त मेरे आदमी ने सूचना दी है कि एक पुलिस वाला तुम्हारे घर पर नजर रखे है। क्रेनकिन जरा फिर होल्ड करो, मैं दूसरे फोन पर मैसेज ले लूं। कुछ देर पश्चात, डैडी आप बोलते क्यों नहीं, क्या और कुछ गड़बड़ है? लगता है आबा कि हम इंस्पेक्टर मनोज के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। हमें यह बातें फोन पर कदापि नहीं करनी चाहिए थी। हमारा फोन टेप हो रहा है। फट, फिर रिकॉर्डर से आवाज उभरनी बंद हो गई। यही है वह शख्स जिसकी पुलिस को सख्त जरूरत है, हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शुक्ला। कितनी विचित्र बात है, एक डॉक्टर जिसका धर्म मनुष्य के जीवन की रक्षा करना है, वही नरसंस हत्यारा है। मैं सोचता था कि पशु पक्षियों के शरीर के भीतर घातक विस्फोटक ऑपरेशन करके रखना तो किसी बड़े सज्जन का ही काम है। मेरा यह संदेह भी सत्य साबित हुआ। अच्छा वाह, अभी इजाजत दो और मेरे विचार से इस कार्य को तुम आगे भी जारी रखो। श्योर, मैं आइंदा भी इस नंबर पर आने या होने वाले फोन रिकॉर्ड करवाता रहूंगा। थोड़ी देर पश्चात जीप दोबारा रॉकी के घर की ओर दौड़ रही थी। तभी जीप के वायरलेस पर राम सिंह का संदेश मिला। सर, कुछ देर पूर्व ही डॉक्टर शुक्ला कार से यहाँ पहुंचे थे और वह आबा को लेकर यहाँ से चल पड़े थे। इस समय उनकी कार राजा गार्डन की ओर जा रही है। मैं मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहा हूँ और शाबाश, पीछा करते रहो। जब कार कहीं रुके तो मुझे इत्तला करना। और तभी काऊ काऊ, बड़े विचित्र कौवे सर, इनका सवर कितना तेज है। काऊ, ओ खतरा। जीप रोको हवलदार। हवलदार ने तुरंत जीप को ब्रेक लगा दिए। बाहर कूद पड़ो जल्दी। अगले पल दोनों पानी में कूद पड़े। स्पार्क। इधर कौवे सीधे जीप से आकर टकराए और धड़ाम। हे ईश्वर, गोया ये वे कौवे न हुए हथगोले हुए जो हमारी जीप से टकराते ही फट पड़े। अगर हम बेखबर रहे होते तो हमारा क्या अंजाम हुआ होता? निस्संदेह वहीं जो जीप का हुआ। अपराधी ने हमारी जान लेने की चेष्टा की है। बौखलाहट में की गई उसकी यह हरकत दर्शाती है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और यकीनन वह अपराधी डॉक्टर शुक्ला है, पेशे से डॉक्टर, मगर असल में एक बेरहम कसाई। वो कहीं हम फिर पराजित तो नहीं हुए? क्या मतलब सर? हमसे गलती हुई जो हमने राम सिंह से उस कार का नंबर नहीं पूछा जिसमें डॉक्टर शुक्ला और आबा थी। दूसरी भूल यह हुई कि हमने अपनी जीपें नष्ट हो जाने दी। हमें चाहिए था कि दोनों कौवों को हवा में ही नष्ट कर देते। इससे क्या होता सर? ओह, जब तक तुम्हें कोई बात विस्तार से न समझाई जाए तुम्हारे पल्ले क्यों नहीं पड़ती। तभी टैक्सी टैक्सी। राजा गार्डन। जानते हो हवलदार वीर बहादुर, हम पर हमला क्यों किया गया? इसलिए कि राम सिंह डॉक्टर शुक्ला और आबा का पीछा कर रहा था। राम सिंह का वायरलेस से हमसे संपर्क था, अर्थात हम जीप में लगे वायरलेस की सहायता से डॉक्टर शुक्ला और आबा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अपराधी ने हमारी जीप नष्ट कर दी। इससे हमारा और राम सिंह का संबंध टूट गया, अर्थात अपराधी ने कुछ समय तक हमारा ध्यान डॉक्टर शुक्ला और आबा की ओर से हटा दिया। वो समझा। तभी, अरे सड़क पर भीड़ कैसी? टैक्सी रोको ड्राइवर, शायद यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। जी। इंस्पेक्टर मनोज व हवलदार वीर बहादुर जब करीब पहुंचे, राम सिंह, इस पर भी हमला किया गया है। यह बेहोश है, जिस्म पर 2 गोलियों के घाव है, रक्त काफी बह गया है। सर, एम्बुलेंस व पुलिस जीप आ गई। कागज। कदाचित राम सिंह ने चेतना खोने से पहले कुछ लिखने की चेष्टा की थी। इंस्पेक्टर मनोज ने कागज का वह टुकड़ा राम सिंह के हाथ से निकालकर पढ़ा। विमल टावर, 7वीं मंजिल। तभी, अरे इंस्पेक्टर मनोज, आप भी यहाँ मौजूद है। शायद आपको इस घटना की सूचना पहले ही मिल गई थी। ओह नहीं गुप्ता, यह मात्र इत्तेफाक ही था कि हम यहाँ से गुजर रहे थे। इंस्पेक्टर गुप्ता, हमारे साथ पे एक हादसा पेश आया जिसमें हमारी जीप नष्ट हो गई, इसलिए मुझे आपकी जीप चाहिए। आपकी जीप नष्ट होगी, मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर मनोज। फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको विस्तार से समझा सकूं। बस मैं आपकी जीप ले जा रहा हूँ। अच्छा, बाय। इंस्पेक्टर मनोज ने जीप स्टार्ट की और उसका रुख विमल टावर की ओर कर दिया। अजीब बात है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लगभग 20 मिनट पश्चात इंस्पेक्टर मनोज ने जीप विमल टावर से थोड़ी दूरी पर रोक दी। मैं उस इमारत के भीतर जाऊंगा हवलदार वीर बहादुर, तुम इस स्थान से इमारत पर नजर रखोगे। अगर मैं आधे घंटे के भीतर लौट कर न आऊं तो तुम वायरलेस पर हेडक्वार्टर को इत्तला कर देना।
और पुलिस फोर्स के साथ 7वीं मंजिल पर रेड करना। यस सर। कुछ देर बाद मनोज विमल टावर की लिफ्ट के भीतर प्रविष्ट हो गया। उसने लिफ्ट का प्रयोग 5वीं मंजिल तक किया और सीढ़ियों के रास्ते वह 7वीं मंजिल तक पहुंचा। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। उसने पेंसिल टॉर्च निकाल ली और उसकी रोशनी एक बंद दरवाजे पर फेंकी। डॉक्टर जेपी शुक्ला। हाथ रखते ही दरवाजा खुल गया और मनोज दबे कदमों से भीतर घुसा। हा, चले आओ इंस्पेक्टर मनोज, मैं जानता था तुम अवश्य आओगे। अगले पल कमरे में उजाला हो गया। ओह विनोद, विनोद तुम यहाँ? बस इंस्पेक्टर मनोज, तुम्हारी ये हालत, तुम क्या डॉक्टर शुक्ला की कैद में थे? यह आवाज किसकी थी जो अभी सुनाई दी थी? ओह इंस्पेक्टर मनोज, यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। वह एक टेप की आवाज थी। दरवाजा खुलते टेप रिकॉर्डर का स्विच दब गया था जिसने वह आवाज गूंजी थी। उसने सिस्टम से यह सब सेट किया हुआ था। लेकिन तुम्हारी यह हालत किसने की? मुझ जैसे लोभी और पापी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी इंस्पेक्टर। मैंने उस कमीने डॉक्टर शुक्ला के कहने पर अपने देवता तुल्य पिता का कत्ल कर डाला। उस दुष्ट डॉक्टर ने मेरी आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा डाला कि मुझे अपने पिता की दौलत ही रात दिन सपने में दिखाई देने लगी। अब वह मुझे ब्लैकमेल कर सारी दौलत हड़पना चाहता है, पर मैं उसे कुछ न दूंगा। मैं मरूंगा अवश्य, पर वह भी न जी सकेगा। वो इसका मतलब शंकर राजू अपने नौकर की हत्या तुमने की थी? क्या कहा? उनकी भी हत्या कर दी गई? हाँ, क्या वे हत्या तुमने नहीं की? नहीं, हत्यारा वही दुष्ट डॉक्टर होगा। तुम यहाँ से भाग जाओ इंस्पेक्टर। मेरे सीने में दिल के स्थान पर एक शक्तिशाली टाइम बम की घड़ी टिक टिक कर रही है। भागो इंस्पेक्टर, अपने प्राणों की रक्षा करो, बम फटने ही वाला है। अच्छा दोस्त, विदा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। मनोज को इतना अवसर नहीं था कि भागकर प्राण बचाए जा सके, इसलिए वह खिड़की की ओर लपका। अगले पल इंस्पेक्टर मनोज पाइप पकड़े तेजी से नीचे उतर रहा था। विनोद मिला भी तो किस हाल में! ओह, कितना खतरनाक प्रतिशोध है उस नीचे डॉक्टर का। तभी धड़ाम! ये ईश्वर, पूरी 7वीं मंजिल तबाह होगी। उस दुष्ट डॉक्टर द्वारा की गई एक और नृशंस हत्या। निराशा इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर के पास पहुंचा। आपसे कुछ लौट आए सर। कितना जबरदस्त विस्फोट हुआ था वहां। कहा विनोद मारा गया। वह दुष्ट डॉक्टर शुक्ला एक बार फिर मेरी आंखों में धूल झोंक गया। लेकिन यह सब हुआ कैसे सर? मैं सब कुछ सविस्तार बताऊंगा। फिलहाल जीप हेडक्वार्टर ले चलो। अपने केबिन में पहुंचे इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार वीर बहादुर को सारी घटना कह सुनाई। हे भगवान, उसने विनोद के सीने में टाइम बम फिट कर दिया था। वह आदमी है या जल्लाद? अगर एक बात समझ में नहीं आई सर, जब विनोद बहुत पहले से उसकी कैद में था तो उसने अब विनोद की हत्या क्यों की? कदाचित वह समझ चुका था कि विनोद अपनी दौलत उसे न देगा और पुलिस को भी धोखा देने के लिए विनोद का इस्तेमाल करना अब व्यर्थ था। क्योंकि डॉक्टर द्वारा शंकर और राजू के कत्ल कर दिए जाने के पश्चात विनोद पुलिस की नजरों में संदिग्ध हो चुका था, अतः उसे बेकार जानकर उसकी हत्या कर दी। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता सर। विनोद ने सोचा होगा कि शुक्ला की मदद से अपने पिता की हत्या कर वह अपार दौलत का स्वामी बन जाएगा, मगर हुआ उल्टा। जिस दौलत के लिए उसने अपने पिता का खून किया वह भी उसे न मिल सकी। शहर भर में अजीबोगरीब हत्याएं हो रही है। उसने सोचा कि उसके पिता की हत्या को भी हत्याओं की श्रृंखला में मान लिया जाएगा, लेकिन बेचारा बाद में स्वयं ही अपने रचे षड्यंत्र में फंस गया। अब समस्त स्थिति स्पष्ट है। वह रहस्यमय कातिल भी बेनकाब हो चुका है। तभी ट्रिन ट्रिन। हेलो मनोज स्पीकिंग। ओह वेरी गुड, मैं भी पहुंचता हूँ। क्या हुआ सर? हमें तुरंत टेलीफोन एक्सचेंज पहुंचना है। एक महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्ड की गई है। थोड़ी देर पश्चात टेलीफोन डायरेक्टर वाधवा के कैबिन में। यह अच्छा हुआ डॉक्टर की आपने स्वयं हमसे संपर्क किया। हम तुम्हारे बारे में विमल टावर में हुए विस्फोट के बाद से बेहद चिंतित थे। वैसे तो मैंने इंस्पेक्टर मनोज के खात्मे का षड्यंत्र रचा था, साथ ही मैं विनोद से भी छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर मनोज बच गया। खैर, उससे मैं फिर कभी निपट लूंगा। डॉक्टर, कल आपने हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। बताओ तुमसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? पुराना किला।
लेकिन काम क्या है और उसका पारिश्रमिक क्या मिलेगा? पारिश्रमिक मिलेगा 1 करोड़। कल भारतीय प्रधानमंत्री रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बस समझ लो तुम्हें क्या काम करना है। हुजूर, मैं समझ गया, शेष बातें आमने सामने हो तो अच्छा है, लेकिन 1 करोड़ कम है, हम 2 करोड़ भी देंगे। तब ठीक है, बस मेहरबानी कर दो, मेहरबानी कर 2 बाज भी अपने साथ ले आइएगा। अच्छी बात है, खट। ओह, तो उस हत्यारे का अगला शिकार हमारे प्रधानमंत्री हैं। वाधवा, तुमने यह कॉल रिकॉर्ड करके देश के हित में एक महान कार्य किया है। मैंने अपना फर्ज अदा किया यार। हाँ, यह और बता दूं, डॉक्टर शुक्ला ने यह कॉल किसी पब्लिक बूथ से पाकिस्तानी एम्बेसी में की थी। उसके बाद इंस्पेक्टर मनोज डायरेक्टर वाधवा से विदा लेकर हवलदार वीर बहादुर के साथ बाहर निकल गया। पाकिस्तान अर्थात वह विदेशी शक्ति जिसे भारत का हित करके बेपनाह सुकून मिलता है। उफ, एक गद्दार डॉक्टर के कंधे पर बंदूक रखकर उन्होंने कितना खतरनाक षड्यंत्र रचा है। उनका दुस्साहस कितना बढ़ गया है। सर, अगर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश न होता तो कल 2 बारूदीबाज प्रधानमंत्री जी की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी उन पर हमला बोल देते और सब देखते ही रह जाते। हाँ, मगर अब वह कल कभी नहीं आएगा। पुराने किले पहुंचकर उन्होंने झाड़ियों में जीप छिपा दी और खुद भी छिप गए। सर, क्या हमें पुलिस फोर्स नहीं बुला लेनी चाहिए? कदापि नहीं। अब मैं किसी सूरत में डॉक्टर को बस निकलने का अवसर नहीं देना चाहता। पुलिस के जमाव को देखकर वह सतर्क हो सकता है और हो सकता है कि वह फिर हमारी आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाए। तभी एक कार पुराने किले की ओर आती दिखाई दी। हवलदार वीर बहादुर, कदाचित यह वह कार है जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसी का अधिकारी होगा। कार की नंबर प्लेट भी पाकिस्तानी एम्बेसी की है। कार से एक व्यक्ति बाहर निकला जिसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। वह पुराने किले के भीतर जा रहा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। मेरी जेब में पॉकेट ट्रांसमीटर है, आवश्यकता हुई तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। यस सर। उस व्यक्ति के एक चट्टान घुमाते ही एक पत्थर हट गया और तय खाने की सीढ़ियां दिखने लगी, खड़ खड़ खड़। इंस्पेक्टर मनोज देख रहा था। मैं भी भीतर घुसूं। वह भी उस तय खाने में घुसा। वहां उस कमरे में प्रकाश दिख रहा है। मनोज ने भीतर जागा। हेलो आबा, डॉक्टर कहाँ है? हेलो मिस्टर अहमद, डैडी अभी आते हैं। तभी डॉक्टर शुक्ला वहां पहुंचा। हेलो मिस्टर अहमद, भाई कैसे हो? वह 2 बाज ले आए हो ना? हाँ, बाज में ले आया हूँ। यह लो। इसमें वे बेहोश बाज हैं। लेकिन डॉक्टर, तुमने जानबूझकर पुलिस को अपने पीछे लगवाया है। जब हमारी सरकार तुम्हें करोड़ों रुपए देती है तो तुम्हें क्या जरूरत थी कि बेइंतहा खतरा मोल लेकर शहर के रईसों से लाख लाख अथवा 2-2 लाख रुपए बटोरते रहो? दौलत अहमद, दौलत मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैं संसार का सर्वाधिक धनवान बन जाऊं। लेकिन डॉक्टर, इतनी दौलत बटोर कर तुम करोगे क्या? तुम्हें एहसास होना चाहिए कि इंस्पेक्टर मनोज जैसा शख्स तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि कल भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या के पश्चात तुम अपनी दौलत समेत हिंदुस्तान छोड़कर कहीं दूर जा बसो। अरे इंस्पेक्टर, तुम्हें इस कदर खतरनाक इंसान लगा, जबकि उसकी हैसियत मेरे सामने चींटी से ज्यादा नहीं है। उसे जब ची चाहे मसल दूं। देखते हैं डॉक्टर साहब, यह तुम्हारा भरम है डॉक्टर। इंस्पेक्टर मनोज के अस्तित्व से तो बड़े से बड़ा अपराधी खौफ खाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने रॉकी जैसे बदनाम व्यक्ति को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ही क्यों किया, जिसके बदौलत इंस्पेक्टर मनोज के ने तुम तक पहुंचने का जरिया पा लिया। इस बात को तुम नहीं समझोगे अहमद। रॉकी से मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना था। उसने मेरी फूल सी मासूम बच्ची को अपने इश्क के फ्रेम में फंसाया, उससे शादी भी की। मगर इसके पश्चात उस जालिम ने मेरी की कोमल बच्ची पर बहुत अत्याचार किए। मैं रॉकी को उसके इन क्यों करतों की सजा देना चाहता था, सो दे दी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मेरी प्रयोगशाला में चलो। मैं इन बाजों के मस्तिष्क के तंतुओं को रासायनिक क्रिया द्वारा प्रभावित करके रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित करता हूँ। तत्पश्चात उनके जिस्म में ऑपरेशन द्वारा अति विध्वंसक एवं लघु बम भी प्रत्यारोपित करूंगा। इस काम में अब मुझे असिस्ट करेगी। क्यों बेटे?
यस डैडी, आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी को इस काम में जादुई योग्यता हासिल है। आप प्रयोगशाला में चलिए, मैं 2 इलेक्ट्रॉनिक बम लेकर वहां पहुंचती हूँ। अब समझा कि बारूदी पशु पक्षी अपराधी के निर्दिष्ट स्थान तक कैसे पहुंचते थे, रिमोट कंट्रोल के द्वारा। तुम्हारे द्वारा इजाद की गई यह पद्धति कितनी आश्चर्यजनक है, जिसमें पशु पक्षियों को बारूदी और विस्फोटक बनाकर किसी को भी कहीं भी मौत के आगोश में सुलाया जा सकता है। कल 15 अगस्त के दिन जब भारतीय प्रधानमंत्री महोदय बेहद कड़ी सुरक्षा के भीतर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे होंगे, तब आकाश से मंडराते हुए 2 बाज हवा में कलाबाजी खाते उतरेंगे और पलक झपकते ही माननीय प्रधानमंत्री के जिस्म से टकरा जाएंगे। फिर हा हा हा। हे ईश्वर, कितने खतरनाक मंसूबे हैं इनके। अगले पल, हवलदार रेडी एक्शन। मैं समझ गया सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इत्तेफाक ही कहिए, एक गश्ती पुलिस दल इधर से गुजर रहा था, मैंने उसे रोक लिया है। और फिर इंस्पेक्टर मनोज अंदर घुसा। हैंड्स अप बेबी, तुम्हारी एक भी गलत हरकत तुम्हें सीधा जहन्नुम पहुंचा देगी। इंस्पेक्टर मनोज, ये भगवान, यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला। डैडी को कितनी बार समझाया था कि थोड़े बहुत सुरक्षा गार्ड रख लो, मगर धन्यवाद मैडम, डर से आपने इतना तो बता दिया कि इस अड्डे पर कोई गार्ड नहीं है। बहरहाल अगर होते भी तो उनका बस नहीं चलता, क्योंकि पुलिस ने इस अड्डे को 4 ओर से घेर लिया है और बस निकलने तभी आबा ने अपने कंधे पर लटके झोले से एक बम निकालना चाहा, लेकिन मनोज सतर्क था। धाएं, आह, कहा था ना बेबी कि कोई गलत हरकत मत करना। आह। इधर प्रयोगशाला में यह गोलियों की आवाज कैसी थी, आओ देखते हैं। अगले पल, लेकिन जैसे वे बाहर निकले, आओ आओ डॉक्टर, तुम्हारा भी स्वागत है। तो तुम इंस्पेक्टर मनोज, तुम्हारा खेल खत्म हुआ डॉक्टर, पुलिस ने तुम्हें 4 ओर से घेर लिया है। मेरे साथ चुपचाप बाहर निकल चलो और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। डॉक्टर ने पलक झपकते अपना रिवॉल्वर निकाल दिया। नहीं इंस्पेक्टर, डॉक्टर शुक्ला ऐसा आजाद परिंदा है जिसे कोई भी पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। लेकिन धाएं, डैडी, डैडी मैं भी आ रही हूं आपके पास। और उसी के साथ आबा ने भी शव को गोली मार दी और अपने पिता की लाश पर गिरकर दम तोड़ दिया। सब कुछ खत्म। खुद को जिंदा मौत कहने वालों को भी अंततः मौत का उपहार ही मिला। भागने का कोई चारा न देख अहमद ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। तब मनोज ने हवलदार वीर बहादुर से संपर्क किया। भीतर प्रवेश करो हवलदार, एम्बुलेंस का प्रबंध भी करवा लेना। 2 लाशें भीतर पड़ी है, हमारा मिशन पूरा हुआ। बधाई सर, हम अभी पहुंचते हैं। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश व जिंदा मौत के कारनामों के बारे में विस्तृत ब्यौरा छपा। इंस्पेक्टर मनोज ने प्रधानमंत्री की जान बचाई। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में, बधाई हो मनोज, थैंक यू सर, यह मेरे जीवन का अविस्मरणीय केस रहेगा जिस पर मुझे अथाह परिश्रम करना पड़ा, मगर अफसोस यह रहा कि डॉक्टर शुक्ला और आबा की मृत्यु हो जाने में से बहुत से रहस्य उजागर नहीं हो सके। कोई फर्क नहीं पड़ता मनोज बेटे, हाँ एक खुशी बात और, प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं तार द्वारा तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई भेजी है। यह देखो, उन्होंने स्वयं एक कर्तव्यनिष्ठ, योग्य एवं कुशाग्र पुलिस इंस्पेक्टर को आज दोपहर मुलाकात करने के लिए बुलाया है। ओह सचमुच, वह मेरे जीवन का एक सुनहरा क्षण होगा। वाह। तो दोस्तों, एक कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।